हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। तो आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पेडिग्री एनालिसिस। और इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाता है, और पेडिग्री एनालिसिस से बच्चे अक्सर थोड़ा सा परेशान रहते हैं। तो इसको पेडिग्री को हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे, इसका आज हम लोग इस चैप्टर में, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है पेडिग्री एनालिसिस है क्या। उसके बाद हमें समझना है कि ये सिंबल्स जो पेडिग्री एनालिसिस के हैं, वो सिंबल्स का क्या महत्व है। ठीक है, इसको हम लोग आज पढ़ते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस जब आपसे आएगी अगर नीट के पेपर में, तो पेडिग्री एनालिसिस आपको बहुत बेसिक लेवल की आएगी कि आप 1 मिनट में उसको सॉल्व कर लें। कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई पेडिग्री पूछी नहीं जाती है आपसे, लेकिन हम लोग उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और क्वेश्चन कुछ इस तरह के भी करेंगे जो थोड़े से टिपिकल होता है कि आपको वहाँ पर पेडिग्री अगर आए तो आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लें। ओके जी, तो हम लोग चालू करते हैं पेडिग्री एनालिसिस को। कह रहा पेडिग्री इज अ फैमिली ट्री। पेडिग्री है क्या? पेडिग्री वंश वृक्ष को बताती है। फैमिली ट्री है पेडिग्री। हम किसी भी फैमिली में कोई आनुवंश की बीमारी रन कर रही है, उसको अगर हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दें तो वो कहलाएगा पेडिग्री। अ पेडिग्री इज अ फैमिली ट्री। पेडिग्री फैमिली ट्री है, वंश वृक्ष, दैट रिप्रेजेंट्स द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग्स द पेरेंट। पेडिग्री में हम लोग दिखाते हैं डायग्राम के द्वारा, सिंबल के द्वारा, डायग्राम के द्वारा हम किसी भी फैमिली में जो मेंबर हैं उनके बीच क्या रिलेशनशिप है उसको हम दर्शाएं, तो ये पेडिग्री कहलाएगी। रिलेशनशिप अमंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन अक्रॉस सेवरल जनरेशन। कई जनरेशन की अगर हम किसी भी फैमिली में कई पीढ़ियों के बीच में उनमें परस्पर क्या संबंध था, पेरेंट्स में, बच्चों में, तो कोई आनुवंश की बीमारी अगर एक फैमिली में चलती चली आ रही है कि परदादा में थी, परदादा से दादा में आई, दादा से पोती में आई, पोती से नातिन में गई, इस तरह से अगर हम उसका सिंबलाइज प्रेजेंटेशन करेंगे तो वो पेडिग्री कहलाएगी। विच शोज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर। जो ये दिखाता है, पेडिग्री ये दर्शाती है, दिखाती है, शो द इनहेरिटेंस, अनुवंश की दिखाती है, पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर, किसी भी एक विशिष्ट फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस, दिखाई कैसा देगा, प्रेजेंटेशन। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप की, उसके अंदर जीन्स कैसे हैं, कौन से हैं। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दो टर्म है जो आपको मालूम होने चाहिए। अगर हम लोग आज पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेंडल के जो नियम थे, प्रिंसिपल थे, उनको हम जानते हैं। और मेंडल के प्रिंसिपल्स में फिनोटाइप, जीनोटाइप टर्म यूज हुआ है। तो फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, दिखता कैसा है, और जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, बना कैसा है, जीन्स क्या है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप हम लोग समझ गए। आगे चलते हैं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, बात हो रही है मेंडेलियन कैरेक्टर्स की कि मेंडेलियन के जो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो रहा है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस इज डिफिकल्ट टू स्टडी। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस हम किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा लक्षण जो किसी जीन के द्वारा निर्धारित हो रहा है, जीन के द्वारा गवर्न हो रहा है, उस तरह के पैटर्न को हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो आनुवंशिकी की जो बीमारियां हैं दो तरह की हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का एक ही जनरेशन में इनहेरिटेंस आगे नहीं होगा, मतलब मदर फादर से अगर बीमारी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मतलब अगर किसी भी कहिए कि आप डाउन सिंड्रोम है, या आपका क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, या आपका एडवर्ड सिंड्रोम है, कोई भी ये जो सिंड्रोम जो क्रोमोसोम के लेवल पे आनुवंश की बीमारी है, उसका आगे इनहेरिटेंस नहीं होता। इनहेरिटेंस किसका होता है? उन बीमारियों का होता है जो जीन्स के द्वारा गवर्न होती हैं, और उसको हम लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस इज डिफिकल्ट टू स्टडी। ये जो जीन्स के द्वारा बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है, ह्यूमंस के केस में उसको स्टडी करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? इसलिए आसान नहीं है कि ह्यूमन को हम लोग
मेंडल ने जैसे ग्रेगर मेंडल ने जैसे अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को सब्जेक्ट बनाया था, हम एक्सपेरिमेंट करते समय लैब में ह्यूमन बीइंग को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। इसलिए भविष्य में क्या होने जा रहा है उसको हम लोग स्टडी करने के लिए पेडिग्री का उपयोग करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के बीच में हम कंट्रोल मेटिंग नहीं करा सकते। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस इज डिफिकल्ट टू स्टडी। मेंडेलियन इनहेरिटेंस को अगर हम ह्यूमंस के केस में स्टडी करना चाहेंगे तो ये आसान नहीं है। करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस इज गेन्ड बाय एनालिसिस ऑफ फैमिली पेडिग्री। आज की तारीख में मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो ह्यूमंस में हो रहा है उसके बारे में जो भी जानकारी हमको मिल रही है वो हम लोग पेडिग्री के एनालिसिस से जानकारी इकट्ठा कर पा रहे हैं। और द रिजल्ट ऑफ मेटिंग दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड। या आपका ये पेडिग्री क्या है भाई, ये पेडिग्री को अगर देखा जाए तो ये जो ऑलरेडी भूतकाल में हो चुकी मेटिंग परदादा परदादी के बीच में या दादा दादी के बीच में, उसका जो रिजल्ट है भूतकाल में हो चुका, उसकी हम एनालिसिस कर लें तो हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस को ह्यूमंस के केस में जान पाएंगे। यही लाइन यहाँ पे कही गई है, करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस इज गेन्ड बाय एनालिसिस ऑफ फैमिली पेडिग्री। कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में किसी भी फैमिली में जो हो रही है, ह्यूमंस में जो हो रही है, उसको हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं फैमिली की पेडिग्री बना के और उसकी एनालिसिस करके। और या रिजल्ट ऑफ मेटिंग, दूसरे शब्दों में हम बोले तो हम कह सकते हैं कि मेटिंग जो हो चुकी उसका जो रिजल्ट रहा उसकी अगर हम एनालिसिस कर लें तो हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो ह्यूमन बीइंग में हो रही है उसके बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बाय एनालिसिस ऑफ पेडिग्री वी मे बी एबल टू प्रिडिक्ट हाउ द ट्रेट इज इनहेरिटेड। एनालिसिस अगर हम कर लें, पेडिग्री बना लें, आपने वंशवृक्ष बना लिया और उसकी अगर आपने एनालिसिस कर ली तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये ट्रेड का जो इनहेरिटेंस हो रहा है उसका पैटर्न क्या है, कैसे हो सकता है, या आगे जनरेशन में इसका इनहेरिटेंस होने का क्या रहेगा स्कोप, या कैसे ये हो सकता है, ये बात यहाँ पे बोली गई। ठीक है जी, चलिए आगे चलता हूँ। It is visible tool for documenting the biological relationship in families and to determine the mode of inheritance of disease। ये अपने आप में एक तरह का विजिबल टूल दिखाई देने वाला औजार है जिसकी सहायता से हम किसी भी फैमिली में जो इनहेरिटेंस हो रहा है हेरिडिटरी डिजीज का उसकी हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो पेडिग्री आप समझ गए, पेडिग्री क्या है और पेडिग्री एनालिसिस का फायदा क्या है। पेडिग्री वंशवृक्ष बना लेंगे आप कम से कम 3, 4, 5 जनरेशन का किसी भी फैमिली में, और उसमें हम लोग सिंबल्स के द्वारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देंगे कोई भी हेरिटेबल डिजीज का जो हो रही है, कौन कौन से उस बीमारी से ग्रसित थे और आगे किन वंशजों में वो बीमारी आई है, इसको हम लोग पेडिग्री कहते हैं। और इसकी एनालिसिस करेंगे तो हमें ट्रेट के बारे में, ट्रेट का मतलब लक्षण, फिजिकल अपीयरेंस कह लीजिए, फिनोटिपिक कैरेक्टर कह लीजिए, डिजीज कह लीजिए, ट्रेट कह लीजिए, सभी बातों का एक ही मीनिंग निकल रहा है। तो किसी भी फैमिली में जो ट्रेट चलता चला आ रहा उसके बारे में हमें आइडिया मिल जाएगा कि वो ट्रेट जो है ऑटोजोम से गवर्न होने वाला, उसका जीन ऑटोजोम पे है कि उसका जीन सेक्स क्रोमोजोम पे है, उसका जीन के कौन से एलील से वो डिजीज प्रदर्शित हो रही है, कि डोमिनेंट एलील से हो रही है कि रिसेसिव एलील से हो रही है। तो हम जान पाएंगे पेडिग्री एनालिसिस करके, हम ये जान पाएंगे कि ट्रेट अंडर कंसिडरेशन वेदर इट इज अ सेक्स लिंक ट्रेट और ऑटोसोमल लिंक ट्रेट, ट्रेट अंडर कंसिडरेशन इज अ डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। हम ये बातें जान पाएंगे कि ये सेक्स लिंक ट्रेट है कि इसका जीन सेक्स क्रोमोसोम पे है कि ऑटोसोम पे है, कि ये डोमिनेंट एलील से ये बीमारी आगे जा रही है कि रिसेसिव एलील से बीमारी आगे जा रही है। ठीक, चलिए अगली स्लाइड पर चलता हूँ। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस इज वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जो चीज़ पिछली भी स्लाइड में एक सेकंड के लिए आई थी कि ये स्टडी करना किसी ह्यूमन बीइंग में, फैमिली में आनुवंश की डिजीज को स्टडी करना आसान
उसके कुछ कारण हैं। वो कारण है कंट्रोल प्रोसेस कैन नॉट बी मेड, जिसका कि जिक्र मैंने अभी 2 मिनट पहले किया था कि आप ह्यूमन बीइंग को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज़ वेरी लो, और कोई भी हस्बैंड वाइफ है उनके जो बच्चे होंगे उनकी ऑफस्प्रिंग ये नहीं हो सकता कि एक ही बार में 16-18 बच्चे हो, एक बार में एक ही, और अपने रिप्रोडक्टिव एज में 4, 5, 6 या हद से हद क्रिकेट टीम। भाई नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज़ वेरी स्मॉल। एक बार में आप जानते हैं कि ज़्यादातर केस में एक या ट्विंस, तो भाई नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम रहती हैं। इस वजह से भी हम लोग ह्यूमन बीइंग पे कंट्रोल मेटिंग वाले एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। लाइफ स्पैन इज़ वेरी लॉन्ग। ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 60 to 70 ईयर्स, एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी इज अटेन्ड आफ्टर अबाउट 18 ईयर्स। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत है, दूसरा सेक्सुअल मैच्योरिटी, प्यूबर्टी एज जो आएगी काफ़ी डिले आती है सेक्सुअल मैच्योरिटी की, वो रिप्रोडक्टिव कैपेबल हो जाए समय लगता है। तो इस वजह से हम लोग कंट्रोल मेटिंग नहीं करवा सकते हैं ह्यूमन बीइंग के केस में। तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस इज वेरी डिफ़िकल्ट है इन कारणों से। मैनी फिनोटाइप आर एक्सप्रेस्ड इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, और कई सारे फिनोटिपिक इफेक्ट इस तरह के हैं जो कि लेटर स्टेज ऑफ लाइफ आ रहे हैं, कि पता लग रहा है कि जीनोटाइप तो उसका डिसाइड हो गया जाइगोट बनते ही। जैसे ही स्पर्म का फ्यूज़न एग सेल से हुआ तो जीनोटाइप तो जाइगोट जैसे ही बना, जीनोटाइप तो उसका फिक्स हो गया। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस, हमने आपको बोला 2 बातें हैं, 2 टर्म है, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप कि उसमें जीन्स कौन से हैं, बना कैसा है, और फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस कि दिखता कैसा है। तो जीनोटाइप तो उसका उसी समय सिक्योर हो गया, उसी समय फिक्स हो गया जैसे ही मेल स्पर्म का फीमेल एग्स के साथ फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। तो जीनोटाइप तो फिक्स हो गया, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस कई बार उसकी किसी भी ट्रेट की फिजिकल अपीयरेंस लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ की पता लग रहा है आफ्टर 30 ईयर्स और 40 ईयर्स, तो 30-40 साल तक तो आपको उसका इफेक्ट दिखाई नहीं दिया जीन का, लेकिन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जीन का इफेक्ट आया तो आप इतने दिन तक वेट करना पड़ेगा। ये कुछ कारण हैं कि आपको स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि ये डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप भविष्य को नहीं जान सकते तो भूत में जो हुआ वो तो जान सकते हैं। भविष्य को नहीं जान सकते कोई बात नहीं, लेकिन भूत में जो हुआ वो तो जान सकते हैं, तो हम लोग वही जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी भाई, जो हो चुका वो तो आप जानते हो ना, जो हो चुका उसी की तो पेडिग्री बनाई है आपने, जो हो चुका इसी पे आपने फोकस किया है, क्योंकि जो होने वाला है उसको अगर आप स्टडी करना चाहेंगे तो आपको एक लंबा वक्फा समय चाहिए कि आप एक जनरेशन को ऑब्ज़र्व करें 70 साल तक, फिर दूसरी जनरेशन को ऑब्ज़र्व करें तब तक जय राम। तो आप 1 या 2 जनरेशन, और दूसरा आप किसी भी जनरेशन में कंट्रोल मेटिंग करा नहीं सकते। ऑफस्प्रिंग बहुत कम है, और कई सारे फिजिकल अपीयरेंस ऐसे हैं जो लेटर स्टेज है कि पता लगा 30 साल तक आप संयम बनाए रखें, उनको वॉच करते रहें, और फिजिकल अपीयरेंस उसकी जो जीनोटाइप की वजह से आ रहा है करेक्टर, वो 35 साल 36 साल में आ रहा, तो फ़ायदा क्या है। इसलिए ये सारी दिक्कतें हैं जो आप कंट्रोल मेटिंग नहीं करा सकते। या स्टडी करना हेरिटेबल डिजीज़ को, इनहेरिटेबल डिजीज़ को, हेरिडिटरी डिजीज़ को ह्यूमन बींग्स के केस में नॉट ईजी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बुद्धि ना लगाते हुए हम लोग कर लेंगे पेडिग्री एनालिसिस टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी। इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए, इस डिफ़िकल्टी को पार पाने के लिए फ्रांसिस गाल्टन वॉज द साइंटिस्ट। फ्रांसिस गाल्टन फादर ऑफ यूजेनिक्स। स्टार्टेड होना चाहिए यहाँ पे, स्टेटेड नहीं, स्टार्टेड रिकॉर्डेड डाटा एनालिसिस फॉर जेनेटिक ट्रेट्स इन ह्यूमन। तो एक तरह से पेडिग्री एनालिसिस के संस्थापक कौन हुए, फ्रांसिस गाल्टन हुए। फ्रांसिस गाल्टन ने डाटा एनालिसिस जो रिकॉर्ड किया, डाटा पूर्व के जनरेशन का डाटा, वही पेडिग्री। तो रिकॉर्डेड डाटा एनालिसिस फॉर द जेनेटिक ट्रेट्स इन ह्यूमन, फ्रांसिस गाल्टन ने उसको चालू किया।
द पेडिग्री एनालिसिस कैन बी डिफाइंड एज द एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली। ये चीज़ पहले भी हम लोग बोल चुके हैं कि पेडिग्री एनालिसिस क्या है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली। द पेडिग्री ऑफ हीमोफीलिया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में दी नहीं हुई, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। हीमोफीलिया की पेडिग्री को हार्डेन ने बनाया था क्वीन विक्टोरिया के डिसेंडेंट्स में। क्वीन विक्टोरिया हम लोग की महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की रॉयल फैमिली, वहाँ की क्वीन विक्टोरिया, उसके वंशजों में हीमोफीलिया की अकरेंस देखी गई और क्वीन विक्टोरिया से ये चालू हुई। तो इन्होंने पेडिग्री बनाई थी और उसको डिस्कवर किया, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और एनालिसिस किया। तो हार्डेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन, क्वीन विक्टोरिया के डिसेंडेंट्स में, वंशजों में ये हीमोफीलिया की अकरेंस को ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन पेडिग्री एनालिसिस करी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा। थोड़े से लोग बाहर से वो लोग पूछ लेते हैं, जो आपकी कभी कभार हट के पूछ लेते हैं एनसीईआरटी से। चलिए अगले स्लाइड पे चलें। देखिए सिंबल पेडिग्री एनालिसिस में सिंबल्स के द्वारा हम लोगों ने बोला ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो सिंबल्स के द्वारा हम लोग दिखाएंगे फैमिली के मेंबर्स को। मेल मेंबर्स को हम लोग दिखाते हैं रेक्टेंगल से, बॉक्स से, रेक्टेंगल बॉक्स से, स्क्वायर बॉक्स से, रेक्टेंगल बॉक्स कह लीजिए। और अगर इस बॉक्स को हमने अनफिल्ड कर दिया, फिलअप नहीं किया, अनफिल्ड छोड़ दिया, तो ये ऐसा मेल है फैमिली का जो अनअफेक्टेड है, कि उसमें वो जो ट्रेट अंडर कंसिडरेशन है उसकी प्रेजेंटेशन खुल के नहीं आ रही, मतलब इस बीमारी से वो पूरी तरह से ग्रसित नहीं है, बीमारी नहीं दिखा रहा, ये कहने का मतलब है, या लक्षण नहीं दिखा रहा। तो मेल के केस में हम लोग उसको सिंबल दे रहे हैं रेक्टेंगल का, और अगर हमने उसको फिलअप नहीं किया इट मीन्स ये अनअफेक्टेड है, और अगर हमने उसको फिलअप कर दिया, सॉलिड कर दिया, पूरी तरह से भर दिया, तो इट मीन्स इट इज़ अ अफेक्टेड मेल, ये उस लक्षण से या उस बीमारी से ग्रसित है। फीमेल को हम लोग राउंड से, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको अगर फिलअप नहीं किया, अनफिल्ड छोड़ दिया, तो अनअफेक्टेड है, और अगर इसको फिलअप कर दिया तो ये अफेक्टेड फीमेल है। ये जो ब्रिक बनी है, ब्रिक का मतलब है अननोन सेक्स, और सर्कल बना के अगर हम लोगों ने उसको क्रॉस कर दिया इट मीन्स दिस मेंबर इज ऑलरेडी पास्ड अवे, डेड हो चुका है, मॉर्टिलिटी हो चुकी है। मेल और फीमेल के बीच में अगर आपने लाइन खींच दी इट मीन्स दे आर हस्बैंड वाइफ और मेटिंग, उनके बीच में मेटिंग को सिंबलाइज करती है लाइन। तो अगर आपने मेल मेंबर और फीमेल मेंबर बनाया और उनके बीचों बीच में लाइन खींच दी इट मीन्स दे आर मेटिंग और दे हैव मेटेड, कि इनके बीच में मेटिंग को दर्शाया जा रहा है। और अगर यहाँ पे दो लाइन है इट मीन्स ये आपस में एक दूसरे के क्लोज के रिलेटिव हैं, सगे संबंधियों के बीच में ही कॉन्सेग्यूइनस मेटिंग कहला रही है। इसके लिए टर्म जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग कि भाई ये आपस में एक दूसरे के क्लोज के रिलेटिव हैं, क्लोज रिलेटिव के बीच में मेटिंग हुई है। और ये मेटिंग ये थी, इसके बाद जब अगर आप इस तरह से दिखाते हैं इट मीन्स इसकी प्रोजिनी को दिखा रहे हैं। तो इस मेटिंग के, इस हस्बैंड वाइफ के जितने भी बच्चे हुए उनको हम लोग 1 2 3 4 जो भी हुए उनको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। तो ये इनका मेटिंग का रिजल्ट कि इनका एक बच्चा फीमेल और एक बच्चा मेल, 2 बच्चे इनके हुए, पहला बच्चा, पहला ये फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन का, नेक्स्ट पीढ़ी का ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है। और अगर और हुए होते मान लीजिए ये, तो थर्ड चाइल्ड अगर फीमेल है इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, फोर्थ चाइल्ड मेल है इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे आप बात समझो, पहला चाइल्ड जो हुआ मेल हुआ और उसमें फुल ब्लोन डिजीज़ आ रही है, वो पूरी तरह से डिजीज़ को या करेक्टर को दिखा रहा है। सेकंड चाइल्ड जो हुआ फीमेल हुआ, उसमें भी फुल ब्लोन डिजीज़, पूरी तरह से डिजीज़ या लक्षण परिलक्षित हो रहा। तीसरी जो फीमेल हुई है उसमें डिजीज़ या तो है नहीं या ये कैरियर है। कैरियर टर्म हम लोगों ने यूज़ किया, ये अगली स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैरियर क्या होता है। और ये फोर्थ फिर से उनके बच्चा हुआ, लड़का हुआ, और ये भी क्लियर है, डिजीज़ उसमें नहीं आ रही या कैरियर है, फुल ब्लोन डिजीज। मानिए 5वां बच्चा फिर लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के
तो यहाँ पे इन्होंने जो 5वां बच्चा हुआ वो अगर लड़की हुई तो इस तरह से दिखाएंगे और फिलअप कर दिया। इसका मतलब है इस लड़की में पूरी तरह से डिजीज़ दिखाई दे रही है। ये मतलब इसका निकल रहा है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। कैरियर टर्म यहाँ यूज़ हुआ है जो आप लोग को अभी क्लियर नहीं होगा। अगली स्लाइड पे चलता हूँ, बात करता हूँ। तो पेडिग्री क्या होती है अब हम लोग ये तो समझ गए। अब हम लोग हाउ टू क्रैक का पेडिग्री, पेडिग्री को कैसे हमें सुलझाना, हाउ टू क्रैक पेडिग्री को सुलझाना कैसे, पेडिग्री क्या होती है वो तो हमने समझ लिया। तो ये आपके एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर से मैंने आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। हालांकि एनसीईआरटी में उन्होंने पेडिग्री को भी ऐसे समझाने की कोशिश नहीं करी कि पेडिग्री क्या होती, सीधे ही उन्होंने पेडिग्री एनालिसिस की बात कर ली। ठीक है जी, हम लोगों ने जानने के बाद कि पेडिग्री क्या होती है, अब हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेडिग्री को क्रैक कैसे करना है, हाउ टू क्रैक अ पेडिग्री। 3 सिंप्लीफाइंग जर्नल एजम्पशंस, 3 हम लोग एजम्पशन, जैसे आप मैथ्स बचपन में पढ़ते थे, मान लो ये ए है, ये बी है, ये कुआं है, ये नदी है, मान लो, तो मान लेना एजम्पशन। तो 3 सिंपल एजम्पशन कुछ हम लोग मानेंगे जिसकी सहायता से हम लोग पेडिग्री को क्रैक कर सकते हैं। इन द प्रॉब्लम दैट फॉलोज, तो जो पेडिग्री आपको शेयर करी जाएगी, यू विल बी रीजनिंग अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट दैट आर कंट्रोल्ड बाय वन जीन। तो पेडिग्री में आपसे वही मेंडेलियन कैरेक्टर, मतलब एक जीन से निर्धारित होने वाले कैरेक्टर के बारे में पेडिग्री आपको दी जाएगी। और एक जीन, आप जानते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में ज़्यादातर जीन्स जो हैं वो एक जीन के 2 एलील होते हैं। एलील क्या, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। तो जीन जो भी हम लोग को मिल रहे हैं ह्यूमन बीइंग में, उसके 2 बेसिकली आपको एलील मिलेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन में। एक एलील डोमिनेंट एलील होता है और एक एलील रिसेसिव एलील होता है। आप इसको जानते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव एलील क्या होता है भाई, हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर एलील अपने को, जो एलील अपने को रिप्रेजेंट कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है, वो डोमिनेंट एलील कहलाता है। मानो यहाँ पे हम जीन ए की बात कर रहे हैं, तो ये जीन ए के आपको 2 रूप मिल रहे हैं। इस वाले को हम डोमिनेंट बोलेंगे कैपिटल ए, और इस वाले को लोअर केस एल रिसेसिव बोलेंगे। सिंबलाइजेशन जो करते हैं, डोमिनेंट एलील को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और रिसेसिव एलील को लोअर केस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। होमोजाइगस कंडीशन, अब ये 2 एलील इस जीन के मिल रहे हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो उसका जेनेटिक मेकअप हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, भाई ये जीन हम लोगों में किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बीइंग में, ये जीन कितनी जगह होगा, 2 जगह होगा, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। हर क्रोमोजोम हमारे अंदर 2 है और जीन पर्टिकुलर क्रोमोजोम पे होता है। तो क्रोमोजोम पे जीन है, हमारे अंदर हर जीन की 2 कॉपी हैं, या तो दोनों जगह ये वाली कॉपी होगी या दोनों जगह ये वाली कॉपी होगी, या ये भी हो सकता है कि एक जगह कैपिटल ए की कॉपी हो, दूसरी जगह स्मॉल ए की, लोअर केस ए की कॉपी हो। तो 3 तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जो किसी ऑर्गेनिज्म में 3 तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन उसके पास जो होगा तीनों में से एक ही कॉम्बिनेशन होगा। हाँ, पॉसिबिलिटी जो बन रही है, वो संभावना ये 3 कॉम्बिनेशन की बनती है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होगा वो एक ही होगा। या तो कैपिटल ए, इसको हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे, लोअर केस ए, इसको हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव बोलेंगे, कैपिटल ए और लोअर केस ए, इसको हम लोग हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन बोलेंगे। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन ये होती है। हेटेरोजाइगस कंडीशन का मतलब है कि दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो। हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने को रिप्रेजेंट कर देगा वो डोमिनेंट एलील कहलाएगा, जो अपनी इफेक्ट दिखा देगा, और जो एलील अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा वो रिसेसिव एलील कहलाएगा। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने को रिप्रेजेंट कर देगा वो डोमिनेंट एलील है। ठीक है जी, अब हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव एलील भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, आगे चलते हैं। तो 3 एजम्पशन हम लोग को करने हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ गए कि डोमिनेंट एलील क्या होता है, रिसेसिव एलील क्या होता है। अब हम लोग एजम्पशन की बात करें कि हम वो एजम्पशन क्या हो सकते हैं। ओके जी, चलिए एजम्पशन की बात करते हैं। अब हम लोग पहला एजम्पशन आ रहा है, हाँ जी, तो बात हो रही थी 3 एजम्पशन की। ठीक है, तो हम लोग
क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन द प्रॉब्लम दैट फॉलोज यू विल बी रीजनिंग अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट दैट आर कंट्रोल्ड बाय वन जीन विद टू एलील, अ डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। तो पेडिग्री एनालिसिस में बेसिकली हम लोग उन बीमारियों को एनालिसिस करते हैं जो एक जीन के द्वारा गवर्न हो रही है, और एक जीन के दो रूप हैं, एक डोमिनेंट एलील एक रिसेसिव एलील है। सीधी सी बात, नो बकवास, सीधी सी बात भाई, कि हम लोग मेंडेलियन कैरेक्टर को डिस्कस करना है, जीन के द्वारा गवर्न होने वाले कैरेक्टर की पेडिग्री बननी है, क्रोमोजोमल की नहीं बननी। क्रोमोजोमल जो हमारे डिसऑर्डर है, पेडिग्री में आपने एक जीन के द्वारा निर्धारित होने वाले लक्षणों को एनालिसिस करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला एजम्पशन, कंप्लीट पेनिट्रेंस। पहला जो हम मानेंगे, जो हमें मान लेना है, एज्यूम कर लेना है एजम्पशन, एन इंडिविजुअल इन द पेडिग्री विल बी अफेक्टेड with the individual carriers at least one dominant allele. An individual in the pedigree will be affected, कोई भी पेडिग्री में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव वो अफेक्टेड तभी होगा जब उस व्यक्ति के पास कम से कम एक डोमिनेंट एलील हो। तो एक, अगर ये डोमिनेंट एलील से गवर्न होने वाली डिजीज है, ठीक है, और उसमें पूरी तरह से वो डिजीज परिलक्षित हो रही है, इसका मतलब कि उसके पास कम से कम एक डोमिनेंट एलील है। अगर दोनों ही हो तो कहने ही क्या, लेकिन कम से कम एक तो है, तभी वो डिजीज दिखा रहा। तो एक डोमिनेंट एलील अगर आ जाएगा ऑर्गेनिज्म में, और अगर ये डिजीज, जिस डिजीज की बात हो रही है, डोमिनेंट एलील से गवर्न हो रही है, तो एक भी अगर उसके पास एलील आ गया तो वो पूरी तरह से डिजीज को दिखाएगा, लक्षण को दिखाएगा, ट्रेट को दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पेडिग्री में बॉक्स, भरा बॉक्स हम दिखा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये डोमिनेंट एलील से गवर्न होने वाली पेडिग्री है, लक्षण है, तो इसका मतलब ये है कि इस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप जो है या तो कैपिटल ए स्मॉल ए है या कैपिटल ए कैपिटल ए है। आई बात समझ में? तो ये लोअर ए नहीं हो सकता। अगर ये हो जाता तो यहाँ डिजीज ना आती, पूरी तरह से परिलक्षित दिखाई ना देती। यहाँ पे डिजीज दिखाई दे रही है, और अगर ये डोमिनेंट एलील के द्वारा ये डिजीज आगे जा रही है तो इसका मतलब है इस वाले जीव का जो जेनेटिक मेकअप है वो कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है या कैपिटल ए हो सकता है। नहीं हो सकता तो स्मॉल ए नहीं हो सकता, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और अगर ये तो डोमिनेंट एलील का एजम्पशन बताया गया, अब अगर आप वो समझिए, फिर से समझो, आप थोड़ा सा बात को ध्यान दो, पकड़ो। ये पेडिग्री बनी हुई है और उसमें मेल को ये डिजीज हमने दिखाई, तो या तो ये डोमिनेंट एलील से गवर्न हो रही है या रिसेसिव से। अगर तो डोमिनेंट से हो रही है तो इसका जेनेटिक मेकअप इस ऑर्गेनिज्म का या तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये नहीं हो सकता अगर डोमिनेंट एलील है। और अगर ये रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाली पेडिग्री तो इसका जेनेटिक मेकअप यही होगा, ना तो इसका जेनेटिक मेकअप ये नहीं हो सकता और इसका जेनेटिक मेकअप ये नहीं हो सकता। कैपिटल ए नहीं हो सकता, कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं हो सकता अगर ये डिजीज रिसेसिव एलील से गवर्न हो रही है। ओके, तो एक ये एग्जाम्पशन तो हम लोग समझ गए, और इसकी रीजनिंग लॉजिक भी आप समझते हैं। भाई रिसेसिव एलील अपने को कब परिलक्षित करेगा, कब दिखाएगा? जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव एलील अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकता। तो अगर ये रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाली डिजीज है और ऑर्गेनिज्म में पूरी तरह से फुल ब्लोन डिजीज आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसके पास होमोजाइगस रिसेसिव एलील है। सीधी सी बात। ओके, चलिए अगले एजम्पशन पे चलूँ। 3 एजम्पशन है, 3 एजम्पशन समझ लेंगे तो आपकी बीमारी, मतलब वो आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। चलिए अगले एजम्पशन पे चलें। अगला एजम्पशन क्या कहता है? अगला एजम्पशन कहता है रेयर इन पॉपुलेशन, कि जो पेडिग्री में जो भी हम लोग हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब, एल्केप्टोनूरिया, फिनाइलकीटोनूरिया, फ्यूज्ड ईयरलोब्स, जो भी इस तरह की पेडिग्री एनालिसिस में ट्रेट
कंसीडर किए जाते हैं, जिनको हम लोग पढ़ते हैं, वो पॉपुलेशन में, जनसंख्या में, बहुतायत में नहीं मिलते, रेयर हैं, बहुत कम मिलते हैं। हजारों लाखों में कोई एक ग्रसित आपको दिखाई देगा। इन ईच प्रॉब्लम द ट्रेट इन क्वेश्चन इज रेयर। ट्रेट अंडर कंसिडरेशन वो रेयर ट्रेट होता है इन जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन में ये ट्रेट जो है बहुत ज़्यादा अकरेंस उसकी नहीं है। Assume for the purposes of this problem that individual who marry into the pedigree in the second and third generation are not carrier। यहाँ पे ये हम मान के चल रहे हैं, assume for the purpose of this problem that individuals, तो एक तो ये ट्रेट अंडर कंसिडरेशन रेयर है, तो आप मानिए कोई पेडिग्री को स्टडी कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत हुई, ये हमारी पहली जनरेशन बनी, ठीक है, बाहर से आई बहू, तो बाहर से जो बहू आई, अब इनके फिर से अगली जनरेशन बनी, अब लाए आप दामाद बाहर से, तो बाहर से जो फैमिली में ऐड ऑन हो रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म क्लियर होंगे मतलब वो बीमारी का एलील लेके नहीं आ रहे। क्यों नहीं लेके आ रहे? अरे भैया, हजारों लाखों में एक, कहते हैं ना संजोग रोज रोज नहीं होते, यहाँ पे तो संजोग हो गया कि हजारों लाखों में मिलने वाली बीमारी यहाँ पे इसकी फैमिली में आ गई। अब कोड़ में खाज नहीं होगा कि एक तो जो बहुत ज़्यादा अकरेंस जिसकी नहीं है, लाखों में किसी एक में हो रहा, वो यहाँ पे भी, और इतना ज़्यादा इनका दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जो बहू घर आ रही वो भी डिफेक्टिव एलील लेके आए। तो हम लोग ये मान के चलते हैं, मान लो जैसे कहा ना, मान लो ए मान लो बी, हम लोग पेडिग्री को क्रैक करने में ये मानते हैं कि बाहर से जो ऑर्गेनिज्म, मतलब बहू या दामाद, या तो बहू या दामाद, बाहर से जो ऑर्गेनिज्म फैमिली में ऐड ऑन हो रहे हैं, रिश्ते जुड़ रहे हैं, बाहर से आने वाले सेकंड और थर्ड जनरेशन वो कैरियर नहीं होंगे, डिजीज़ का एलील लेके नहीं आते हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तभी हम पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री क्रैक कर पाएंगे। पेडिग्री की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्रैक करने में हम लोग ये मान के चलते हैं कि बाहर से जो ऑर्गेनिज्म फैमिली में ऐड ऑन हो रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म क्लियर है, उनमें डिजीज़ वाला एलील नहीं। तो पहला एजम्पशन था कंप्लीट पेनिट्रेंस, कि कंप्लीट पेनिट्रेंस, पूरी तरह से डिजीज़ परिलक्षित तब होगी जब डोमिनेंट एलील कम से कम एक हो, और अगर रिसेसिव का केस है तो दोनों एलील हो। दूसरी बात हम लोगों ने करी कि ये रेयर इन पॉपुलेशन है, जो ट्रेट कंसीडर हम लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उसकी कोई बहुत ज़्यादा अकरेंस नहीं होती। अब तीसरी बात है वाई लिंक्ड नहीं होगा। वाई लिंक ट्रेट आपसे नहीं पूछा जाएगा। वाई लिंक का मतलब है वाई क्रोमोसोम पर स्थापित जीन की पेडिग्री आपसे नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये पेडिग्री आपको केवल और केवल मेल मेंबर्स में दिखाई देगी, फीमेल मेंबर्स में दिखाई नहीं देगी। तो मेल से फादर से सन में, और सन से ग्रैंडसन में, इस तरह से उसकी आगे अकरेंस होती चली जाएगी। तो वाई लिंक ट्रेट आपसे जनरली पूछा नहीं जाता, ये हम लोग मान लेते हैं, और नहीं पूछा जाता। अगर आपको पेडिग्री आई, आपसे वाई लिंक ट्रेट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। और वाई लिंक ट्रेट की कोई बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड ट्रेट भी नहीं है। हाइपरट्राइकोसिस है जो वाई लिंक ट्रेट है। हाइपरट्राइकोसिस मतलब कान पे बाल के गुच्छे, हाइपरट्राइकोसिस वाई लिंक ट्रेट होता है, जो केवल मेल में आपको दिखेगा। कान पे बालों के गुच्छे वाली महिला आपको नहीं दिखाई देगी पॉपुलेशन में। अपने एक बहुत प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं जिनके कान पे बालों के गुच्छे हैं, अगर आपको ध्यान हो तो, नाम नहीं लूँगा वरना ये बैन हो जाएगी मेरी वीडियो। तो ये आप वाई लिंक ट्रेट होता है, हाइपरट्राइकोसिस, कान पे बालों के गुच्छे। चलिए अगली स्लाइड पे चलूँ, आगे डिस्कस करूँ। तो 3 एजम्पशन के बाद 5 क्लू भी हैं। आपको संकेत, क्लू का मतलब संकेत, जब आप किसी दुविधा में घिरे होते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है दुविधा से निकलने के लिए? क्लू, संकेत कि मैं क्या करूँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, प्रभु रास्ता दिखाओ। तो रास्ता दिखाते हैं क्लू। 5 की क्लू, दे आर 5 थिंग्स टू बी रिमेंबर, 5 चीज़ें आपको याद में रखनी है। अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है, कैन नॉट हैव एनी एलील ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट। अगर बॉक्स अनफिल्ड है और ये ट्रेट अंडर कंसिडरेशन डोमिनेंट ट्रेट है, ये अनअफेक्टेड है, तो इस पे एक भी एलील नहीं हो सकता डोमिनेंट।
डोमिनेंट, अगर ये ट्रेट अंडर कंसिडरेशन, लक्षण जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये लक्षण डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट एलील से गवर्न होने वाला है। और यहाँ पे बॉक्स हमने अनफिल्ड छोड़ दिया है ये। तो इन ऑर्गेनिज्म में एक भी एलील डोमिनेंट का नहीं हो सकता, क्योंकि एक भी एलील आएगा यहाँ डिजीज शो हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर डोमिनेंट ट्रेट है और अनफिल्ड बॉक्स है कि इनका जेनेटिक मेकअप, दूसरे शब्दों में हम बोलें तो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। कहने का मतलब ये है, जो नहीं कहा जा रहा वो समझिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि इसके पास एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, इसका मतलब है कि ये होमोजाइगस रिसेसिव है। इसका मतलब ये है कि ये होमोजाइगस रिसेसिव है, दोनों जगह इसके पास रिसेसिव एलील है। ठीक है, पहला आपके सामने एजम्पशन। आगे चलते हैं। एंड इंडिविजुअल्स मैरिंग इनटू द फैमिली आर एज्यूम टू हैव नो डिजीज एलील। वही बात जो पिछली स्लाइड पे मैंने बोली थी कि बाहर से जो दामाद और बहू आ रहे हैं, सेकंड थर्ड जनरेशन में जो भी दामाद बहू आ रहे हैं, वो डिजीज का एलील लेके नहीं आ रहे। ये भी एक क्लू रखते हैं हम लोग। तीसरी बात पे आइए, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल कैन बी अ कैरियर। अब बात समझो आप, कैरियर की बात जो हम लोगों ने लास्ट टाइम करते करते मैंने कहा था आगे कैरियर को हम लोग और अच्छे से समझेंगे कि कैरियर क्या होता है। कह रहा है जी अनअफेक्टेड इंडिविजुअल। अभी हम लोगों ने बात करी थी कि ये पेडिग्री मानिए हमने बनाई, ठीक है, ये पेडिग्री हमने बनाई। तो इस पेडिग्री में ये अनअफेक्टेड है, इस पे फुल ब्लोन डिजीज नहीं, ये अनअफेक्टेड है, ये अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स पे डोमिनेंट का एलील तो नहीं, अगर डोमिनेंट ट्रेट है तो। अगर रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट के केस में रिसेसिव ट्रेट कब शो होगा, होमोजाइगस कंडीशन में शो होगा। इसका होमोजाइगस जेनेटिक मेकअप है। तो अगर दोनों जगह रिसेसिव एलील आया तो डिजीज शो हो गई। अगर एक जगह रिसेसिव एलील आया और इस रिसेसिव एलील की वजह से डिजीज आ रही है, दूसरी जगह डोमिनेंट एलील है, तो डिजीज शो नहीं होगी। लेकिन ये एक रिसेसिव एलील को उठा के तो अपने साथ चल रहा है ना, जो बांट सकता है आगे बच्चों में। तो कैरियर ये हो सकता है। कैरियर कब बनेगा, रिसेसिव ट्रेट के केस में। वो ट्रेट जो रिसेसिव एलील से गवर्न हो रहा है, उस केस में इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जिस पे डिजीज नहीं है लेकिन वो कैरियर हो सकता है, मतलब कि उसकी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का जेनेटिक मेकअप हो सकता है। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट के जेनेटिक मेकअप में डिजीज तो खुल के सामने नहीं आई, लेकिन ये एक एलील ये इंडिविजुअल कैरी कर रहा हो सकता है। जरूरी नहीं कि इसका यही जेनेटिक मेकअप हो। इसका जेनेटिक मेकअप अगर यहाँ पे डिजीज नहीं है, फिर से समझ लो, अगर हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं, लक्षण की बात कर रहे हैं, ऐसे लक्षण की जो कि गवर्न हो रहा है रिसेसिव एलील से। और पेडिग्री में आपने जो पेडिग्री बनाई, जो आपने कलेक्शन किया डाटा, उसमें ये देखिए ये पेडिग्री बन गई। ठीक है, तो ये वाले इंडिविजुअल्स यहाँ डिजीज़ नहीं है, ये वाले इंडिविजुअल्स यहाँ डिजीज़ नहीं, लेकिन यहाँ डिजीज़ है। तो ये लोग कैरियर हो सकते हैं, होंगे। कैरियर का मतलब एक उन पर रिसेसिव एलील हो सकता है। एक रिसेसिव एलील है केवल, इसलिए यहाँ डिजीज शो नहीं हुई। अगर दोनों रिसेसिव एलील आएंगे डिजीज शो हो जाएगी। यहाँ जैसे इस केस में शो हो रही है, दोनों रिसेसिव एलील जैसे ही आए डिजीज शो हो गई। ठीक है, तो कैरियर कब बनेगा, कैरियर का मतलब होता है, पहली बात तो कैरियर क्या होता है। कैरियर इस तरह का इंडिविजुअल होता है जिसमें, उसमें तो डिजीज नहीं दिखाई दे रही। कैरियर ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें फुल ब्लोन डिजीज तो नहीं है, पूरी तरह से डिजीज परिलक्षित नहीं हो रही, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उस पर एक एलील रिसेसिव का हो सकता है तो कैरियर बन जाता है। एंड अनअफेक्टेड इंडिविजुअल कैन बी अ कैरियर, कैरियर हो सकता है। व्हेन अ ट्रेट इज एक्स लिंक्ड, अब तो ये बातें हो गई। अब आगे देखिए, अगर ट्रेट एक्स लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन है, अ सिंगल रिसेसिव एलील इज सफिशिएंट टू शो द ट्रेट इन मेल, तो मेल के केस में एक भी, ये मानिए कलर ब्लाइंडनेस की बात हो रही है, तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो डिफेक्टिव जीन है वो जीन कहाँ सिचुएटेड है, वो जीन सिचुएटेड है एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक,
वो जीन सिचुएटेड है एक्स क्रोमोजोम पे। तो एक्स क्रोमोजोम पे जीन सिचुएटेड है, तो मेल के केस में जैसे ही एक डिफेक्टिव एलील आएगा, हम लोगों ने बोला रिसेसिव के केस में जब होमोजाइगस कंडीशन होगी, दोनों जगह डिफेक्टिव एलील होगा तभी डिजीज शो होगी। लेकिन मेल के केस में तो एक्स एक ही है ना, तो एक जगह भी अगर रिसेसिव एलील आ गया तो डिजीज शो हो जाएगी, अगर वो एक्स क्रोमोजोम पे है, ऑटोजोम पे नहीं, क्योंकि एक्स मेल के केस में एक ही होता है। मेल के केस में एक्स क्रोमोजोम एक ही है, तो एक ही एक्स क्रोमोजोम डिजीज दिखाने के लिए काफ़ी है। मेल के केस में ये वाला जेनेटिक मेकअप वाला मेल में डिजीज दिखाई दे जाएगी। या हीमोफीलिया है तो इस वाले मेल के केस में डिजीज हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि जो उसका होमोलोगस क्रोमोजोम है, काउंटर पार्ट है, वो एक्स ना हो के वाई है, और एक्स क्रोमोजोम पे और वाई क्रोमोजोम पे जीन्स एक नहीं है, अलग अलग है। तो इसको दबाने वाला भाई रिसेसिव एलील कब कहलाता है, जब वो अपने डोमिनेंट एलील से दब जाता है। तो यहाँ तो उसका डोमिनेंट एलील है ही नहीं, क्योंकि काउंटर पार्ट उसका एक्स है ही नहीं, तो सिंगल रिसेसिव एलील अपना इफेक्ट दिखा देगा मेल के केस में। यहाँ पे ये बात बोली गई है, when a trait is X-linked, a single recessive allele is sufficient to show the trait in males. A father transmits the allele of a X-linked gene to his daughter. फादर से X किस में जा रहा, फादर से X हमेशा डॉटर में जाएगा, क्योंकि सन को तो हमेशा वाई दे रहा, तो फादर से X हमेशा डॉटर में जाएगा, और मदर से X डॉटर में भी जा सकता है, सन में भी जा सकता है। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, फिर से समझ लीजिए भाई। फादर से एक्स क्रोमोजोम किस में जाएगा, फादर से एक्स क्रोमोजोम हमेशा किस में जाएगा, डॉटर में जाएगा, सन में नहीं जा सकता, क्योंकि स्पर्म में अगर एक्स क्रोमोजोम है तो उससे जब वो एक्स से फ्यूज होगा, जो जाइगोट बनेगा, वो सेक्स डॉटर ही बनेगी। अगर स्पर्म कैरी कर रहा है एक्स क्रोमोजोम तो इससे डॉटर ही बनेगी, क्योंकि ये एग जो लेके आ रहा है, एग तो हमेशा एक्स ही लाएगा, इन दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बना वो डॉटर हो जाएगी। तो फादर अपना एक्स किसको दे सकता है, डॉटर को, और फादर अपना वाई किसको दे सकता है, सन को। फादर अपना एक्स सन को नहीं दे सकता। फादर ट्रांसमिट द एलील ऑफ एक्स-लिंक्ड जीन्स टू हिज डॉटर ओनली बट नॉट टू हिज सन्स। ठीक है, हाँ, मदर से एक्स क्रोमोजोम ये जो बन रहा है, इसका मदर का जेनेटिक मेकअप है, मानिए मदर है, मदर का जेनेटिक मेकअप XX है, ठीक है। इससे जो बनेगा एग, एग में एक्स ही क्रोमोजोम आएगा। अब इससे जो जाइगोट बनने जा रहा है, जो स्पर्म आ रहा, तो इसने तो अपना एक्स दे दिया ना, अब उसका क्या होने जा रहा है फ्यूचर की, वो इसके सन होने जा रहा है कि डॉटर होने जा रही, वो डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन स्पर्म का कैसा है। तो इसका जो एक्स आया वो डॉटर को भी जा सकता है और सन को भी जा सकता है। तो मदर से एक्स क्रोमोजोम का इनहेरिटेंस डॉटर और सन दोनों में हो सकता है। फादर से एक्स क्रोमोजोम का इनहेरिटेंस हमेशा केवल डॉटर को होगा। ये बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कर लेंगे। अब आगे चलता हूँ मैं, कुछ पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करें तो आपको क्लियर हो जाएगा काफ़ी हद तक। ठीक, 4 से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट ऑफ अ सर्टेन फैमिली एंड सिलेक्ट द कंक्लूजन व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कैरेक्टर। तो यहाँ पे ही पेडिग्री एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और उससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। द फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, फीमेल पेरेंट हेट्रोजाइगस है। पेरेंट कुड नॉट हैव अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर। पहले वाला ये स्टेटमेंट गलत है। अगर नॉर्मल सन हो रहा है तो इनके नॉर्मल डॉटर भी हो सकती है, भले ये ऑटोसोमल लिंक ट्रेट हो, भले ये सेक्स लिंक ट्रेट हो। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉर्मल सन हो रहा है, नॉर्मल सन हो रहा है तो नॉर्मल डॉटर भी हो सकती है।
इस पेडिग्री को देखिए और बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ये कह रहा कुड नॉट हैव अ नॉर्मल डॉटर, ये नॉर्मल डॉटर नहीं हो सकती। तो नॉर्मल डॉटर क्यों नहीं हो सकती? नॉर्मल डॉटर बिल्कुल हो सकती है अगर नॉर्मल सन हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल डॉटर हो सकती है। ट्रेट अंडर कंट्रोल कुड नॉट बी अ कलर ब्लाइंड, ये कलर ब्लाइंड का केस नहीं हो सकता। तो कलर ब्लाइंड का केस क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है कलर ब्लाइंड का केस। इस तरह से आप देखिए कि ये इसको जेनेटिक मेकअप दे दीजिए आप XCX और यहाँ पे आप दे दीजिए XCY। इन दोनों में डिजीज़ आ गई क्योंकि XC इससे मदर से आ गया और XC फादर से आ गया, इन दोनों में डिजीज़ आ गई। यहाँ पर डिजीज़ नहीं आई क्योंकि इसने अपना नॉर्मल X, चांस की बात है, और ये नॉर्मल Y, तो यहाँ डिजीज़ नहीं आई। और इस वाले के केस में ये XC ये वाला क्रोमोसोम आ गया और फादर से Y आ गया, यहाँ डिजीज़ आ गई। तो ये ट्रेट अंडर कंसिडरेशन कलर ब्लाइंड का ट्रेट हो सकता है। ये चीज़ कि कलर ब्लाइंड का ट्रेट नहीं हो सकता, हम नहीं कह सकते। ठीक है, नॉर्मल डॉटर क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है नॉर्मल डॉटर कि अगर मान लो ये कलर ब्लाइंड का भी कैसे भी आप बात कर लीजिए, ये डोमिनेंट अगर केस है तो नॉर्मल डॉटर कैसे हो सकती है? नॉर्मल डॉटर यहाँ पे डबल स्मॉल ए आ सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नॉर्मल डॉटर का केस नहीं हो सकता। नॉर्मल डॉटर इनको हो सकती है, कलर ब्लाइंड का केस हो सकता है। पेडिग्री को देखते हुए हम ये बात, मतलब कौन सी बात ऐसी सिक्का बंद मोहर है जिसका कोई भी इफ एंड बट मतलब हम ना लगा सकें। मैंने दोनों तरह से आपको दिखाया कि इसमें नॉर्मल डॉटर भी हो सकती है, ये कलर ब्लाइंड का केस भी हो सकता है। मेल पेरेंट इज़ होमोजाइगस डोमिनेंट, मेल पेरेंट अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो ये बच्चा ना बचता, इस मेल प्रोजीनी पे भी बीमारी आ जाती। तो ये स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते। जो स्टेटमेंट हम दे सकते हैं फीमेल पेरेंट इज़ हेट्रोजाइगस, ये स्टेटमेंट हम दे सकते हैं कि फीमेल पेरेंट जो है हेट्रोजाइगस है। अगर ये स्टेटमेंट हम देते हैं फीमेल पेरेंट हेट्रोजाइगस, इट मीन्स कि ये रिसेसिव का केस हो गया, क्योंकि यहाँ तो डिजीज शो नहीं हो रही। अब अगर देखिए फीमेल पेरेंट हेट्रोजाइगस है तो रिसेसिव के हिसाब से देखिए आप यहाँ पे इसका जेनेटिक मेकअप ये डिजीज शो हो गई, इसका जेनेटिक मेकअप ये डिजीज शो हो गई, क्योंकि इसको एक स्मॉल ए मदर से मिला, एक स्मॉल ए फादर से मिला। इस वाले केस में भी यही कि एक लोअर केस ए इसको मदर से मिला, एक लोअर केस ए इसको फादर से मिला। इस वाले केस में इसको चांस की बात, इस बार एग कैरी कर रहा कैपिटल ए और स्पर्म में तो स्मॉल ए होना ही है, तो यहाँ पे डिजीज नहीं आई। यहाँ पे फिर वही कि एग में था लोअर केस ए और ये। तो अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि मदर हेट्रोजाइगस है तो ये पेडिग्री फुलफिल करती है उसको, तो ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बाकी कोई भी निष्कर्ष कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता वो मैंने साबित किया। तो ये इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इस पेडिग्री के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा। ये वाला स्टेटमेंट एप्लीकेबल हो रहा है। ये वाला स्टेटमेंट कि उसमें नॉर्मल डॉटर नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ ये चीज़ लिखी नहीं है कि ये डोमिनेंट एलील है कि रिसेसिव एलील। तो हमने आपको दिखाया कि इनकी नॉर्मल डॉटर हो सकती है, उसको आपको साबित करके दिखाया कि नॉर्मल डॉटर हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल डॉटर हो सकती। ट्रेट कुड नॉट बी अ कलर ब्लाइंड, ये भी दिखाया कि कलर ब्लाइंड का केस हो सकता है। मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो यहाँ पे डिजीज होती, तो ये भी आपको दिखाया कि मेल पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं हो सकता। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते। ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। तो जवाब क्या हो गया आपका? फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। अगली स्लाइड पे चलें, अगली पेडिग्री को देखते हैं। Pedigree, in this pedigree mother is heterozygous, then the father will be। ये जो पेडिग्री अंडर कंसिडरेशन है, मदर जो है हेट्रोजाइगस है, तो मदर हेट्रोजाइगस है तो कैपिटल ए स्मॉल ए है,
और नीचे यहाँ डिजीज़ आ रही है, इसका मतलब ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो क्या कह सकते हैं हम, फादर इज होमोजाइगस? नहीं कह सकते, फादर होमोजाइगस नहीं है। फादर इज कैरियर बोथ ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव में होमोजाइगस तो है नहीं। फादर इज रिसेसिव, फादर इज रिसेसिव हम नहीं कह सकते। ट्रेट अंडर कंसिडरेशन रिसेसिव ट्रेट कह सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला आंसर हमारा हो गया, फादर इज अ कैरियर। फादर भी कैरियर है, मदर भी कैरियर है, आपको क्या चुनना है, ये वाला स्टेटमेंट चुनना है। ठीक, अगली स्लाइड पे चलें। तीसरी पेडिग्री समझिए, इसको हम लोग स्टडी करें। इन द ह्यूमन पेडिग्री डिस्कस द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट्स द अफेक्टेड इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई द गिवन पेडिग्री। तो ये जो फील्ड है ये आपको पता ही है कि ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनमें फुल ब्लोन डिजीज़ है। देखिए कोई भी पेडिग्री है जहाँ पे आप देखें हस्बैंड वाइफ में, भले वो प्रोबैंड का मतलब जहाँ से पेडिग्री चालू हुई है उसके नीचे ये हमारी F1 जनरेशन, ये F2 जनरेशन, तो कहीं भी किसी भी जनरेशन में जहाँ पे हस्बैंड वाइफ में डिजीज़ ना हो, नीचे डिजीज़ आ जाए, इसका मतलब है ये रिसेसिव ट्रेट है। छूटते ही 1 सेकंड में आपने बुद्धि लगा लेनी, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ किसी भी पेडिग्री में किसी भी जनरेशन में अगर हस्बैंड वाइफ में डिजीज़ नहीं है और उनके प्रोजिनी में बच्चों में डिजीज़ है, इट मीन्स द ट्रेट अंडर कंसिडरेशन इज अ रिसेसिव टाइप ऑफ ट्रेट। आँख मूंद के आपने तुरंत 1 सेकंड में डिसीजन आपने लेना। अब ये ट्रेट अंडर कंसिडरेशन रिसेसिव है, ये तो हमें पता लग गया। एक्स लिंक डोमिनेंट हटाइए, ऑटोसोमल डोमिनेंट हटाइए। अब ये एक्स लिंक रिसेसिव है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये हमें जानना है कि ये एक्स लिंक रिसेसिव है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। रिसेसिव ट्रेट है ये तो हम समझ गए, ओके जी। अब यहाँ पे अब आप देखो कि मेल में डिजीज़ दिखाई, फीमेल में भी डिजीज़ आ गई, मेल में भी डिजीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद मेल और फीमेल में डिजीज़ आने के बाद यहाँ पे ना मेल में डिजीज़ ना फीमेल में डिजीज़, मेल में डिजीज़ आ गई। यहाँ पे ना मेल में डिजीज़ ना फीमेल में डिजीज़, मेल में डिजीज़ आ रही है, ठीक है। और फीमेल से देखिए ये अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता, यहाँ इस वाले से आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, क्योंकि फीमेल में डिजीज़ है, यहाँ पे इस वाले फीमेल में डिजीज़ है। इरेज करके फिर से दिखाता हूँ आपको। देखिए पहले तो हम लोगों ने इस वाले पॉइंट से ये निष्कर्ष निकाल लिया कि रिसेसिव ट्रेट है, और इस वाले पॉइंट से हम ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि ऑटोसोमल है कि रिसेसिव है, मतलब एक्स लिंक्ड है। अगर ये एक्स लिंक्ड ट्रेट होता तो इसमें फीमेल पे दोनों ही डिफेक्टिव एलील होते, दोनों डिफेक्टिव एलील होते तो इस सन में डिजीज़ आ जाती। इस सन में डिजीज़ नहीं आ रही क्योंकि एक एक्स तो इसको मदर देगी ना, एक एक्स तो इसको मदर देगी, 100% देगी। और यहाँ पे अगर ये एक्स लिंक्ड डिजीज़ होती तो इसका मतलब है मदर पे दोनों डिफेक्टिव एलील हैं, तो यहाँ पे भी डिजीज़ आ जाती। यहाँ पे डिजीज़ नहीं आई है, इट मीन्स ये ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट है। क्लियर आया समझ में? नहीं समझ में आया फिर से समझाता हूँ, चिंता ना करो, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और फिर समझाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, बात को समझो कि ये यहाँ डिजीज़ नहीं है, यहाँ डिजीज़ आ गई तो ये रिसेसिव का केस, नो डाउट अबाउट दैट। अब ये रिसेसिव में ऑटोसोम लिंक्ड है, किस सेक्स लिंक्ड है, तो देखिए ये फीमेल पे डिजीज़ शो हो जाए, जब दोनों ही डिफेक्टिव एलील होंगे तब डिजीज़ शो होगी। तो अगर ये ऑटोसोमल का ट्रेट है तो इसका जेनेटिक मेकअप ये, और अगर ये एक्स लिंक्ड का ट्रेट है तो इस पर जेनेटिक मेकअप ये, दोनों डिफेक्टिव एलील। अगर एक्स लिंक्ड ट्रेट होता तो दोनों डिफेक्टिव एलील, एक एक्स तो इसने अपने सन को देना था ना, यहाँ पर डिजीज़ आ जाती। यहाँ पे डिजीज़ नहीं आई है, इट मीन्स ये ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट है कि इसने अपना स्मॉल ए दिया लेकिन फादर ने अपना कैपिटल ए दिया, डिजीज़ शो होने से बच गई, ठीक है। तो ये कैसा ट्रेट हुआ, ये ट्रेट अंडर कंसिडरेशन ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट हुआ, ठीक। अगली स्लाइड पे चलता हूँ, इस वाले केस को समझते हैं हम लोग। Study the above pedigree of autosomal recessive disorder and identify the genotype of first A, second B.
इसका जीनोटाइप बताना है, इसका जीनोटाइप बताना है, इसका जीनोटाइप बताना है। तो पेडिग्री एनालिसिस का एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। पेडिग्री एनालिसिस जैसे बचपन में हम लोग रुई का धागा उलझा के आपको दे दें और कहते थे सुलझाओ, तो आप क्या करते थे, एक तरफ सिरा पकड़ के चलते थे। वही पेडिग्री में आपने करना है। पेडिग्री में जिस भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप आपको कंफर्म हो, उसी से आपने सिरे से चालू करना। बोल रहा है जी रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, यहाँ पर डिजीज शो हो रही है ऑटोसोमल रिसेसिव, तो इसका जेनेटिक मेकअप ये है स्मॉल ए। इसका जेनेटिक मेकअप स्मॉल ए है, ठीक है, इस वाले का। अब उसको एक स्मॉल ए तो फादर देगा, एक स्मॉल ए मदर देगी, मदर पे एक स्मॉल ए दे दीजिए। एक स्मॉल ए देते ही अगला इसके साथ क्या है, लोअर केस ए के साथ कैपिटल ए हमें देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसको फीमेल को दोनों जगह लोअर केस ए दे दिया तो इसमें भी डिजीज शो हो जाती, इसमें डिजीज शो नहीं हो रही, इट मीन्स इसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल ए लोअर केस ए है। तो सेकंड बी का तो आप जेनेटिक मेकअप समझ गए, जो आपसे पूछा गया कि जेनेटिक मेकअप बताइए, इसका जेनेटिक मेकअप आप समझ गए, ये है। नीचे डिजीज आ रही है स्मॉल ए, तो एक स्मॉल ए इसको भी दीजिए फादर को, कम से कम, तभी तो उसके स्पर्म में स्मॉल ए आएगा, तभी तो यहाँ स्मॉल ए लोअर केस ए आएगा, यहाँ डिजीज शो होगी। तो एक तो हमने स्मॉल ए दिया, लेकिन दूसरा स्मॉल ए नहीं दे सकते, डिजीज यहाँ पे शो हो जाती, फील्ड बॉक्स होता है, इट मीन्स यहाँ पे हमें लोअर कैपिटल ए देना पड़ेगा। तो इसका भी जेनेटिक मेकअप आप जान गए, इसका भी जान गए। यहाँ पे डिजीज नहीं है, नीचे डिजीज है, तो इसको भी आपने यही देना है, इसको भी यही देना है। तो फर्स्ट ए का भी जेनेटिक मेकअप कैपिटल ए स्मॉल ए, सेकंड ए का भी जेनेटिक मेकअप स्मॉल ए कैपिटल ए, और सेकंड बी का भी जेनेटिक मेकअप यही है। ये वाला हमारा आंसर हो गया। ओके क्लियर, बहुत आसान है। चलिए आगे चलो। हमने बोला आपको पेडिग्री एनालिसिस जो आनी, देखिए मैच ये वाला देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट ऑफ द पेडिग्री एनालिसिस। सॉलिड सिंबल क्या दर्शाता है, सॉलिड सिंबल दर्शाता है जिस ट्रेड को आपने पढ़ना है। ए के आगे लिखिए 3। द हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन सिंबल्स क्या दिखाता है कि उनके बीच में मेटिंग हो रही है, पेरेंट्स। बी के आगे लिखिए 4। हॉरिजॉन्टल लाइंस अबव द सिंबल क्या दिखाता है, ऑफ स्प्रिंग। इसके आगे लिखिए 2, बचा 1, यहाँ लिख दीजिए 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये वाला आंसर। आगे बढ़िए। जी अब इसको देखिए, ट्रेस द पेडिग्री, वही पूछा गया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। जब जिस पेडिग्री में आपको हर जनरेशन में ऑर्गेनिज्म बीमार दिखाई दे तो डोमिनेंट मान लीजिए और रिसेसिव नहीं है। अब ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है कि ये हमारा ठीक है जी, कि ये एक्स लिंक ट्रेट है कि ऑटोसोमल लिंक ट्रेट है। देखिए मेल से इसको हम ऑटोसोमल लिंक ट्रेट माने तो भी ये पेडिग्री खड़ी रहेगी, उसमें दिक्कत नहीं होगी, और अगर एक्स लिंक माने तो भी खड़ी रहेगी। लेकिन एक्स लिंक ट्रेट इसको कहना ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि फादर जब ग्रसित दिखाया है तो अगली जनरेशन में हमेशा डॉटर्स में डिजीज़ आई है, सन में डिजीज़ नहीं आई। यहाँ पे फिर फादर ग्रसित है, सन में डिजीज नहीं आई, तो फादर से एक्स क्रोमोसोम किस में जाता है, डॉटर में, और मदर से एक्स किस में जाता है, डॉटर में भी जाता है, सन में भी जाता है। इसलिए इसको हम, भाई ये जो पेडिग्री है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट को भी फुलफिल कर देगी, जो जितना भी डाटा आपके पास है इसको हम ऑटोसोमल डोमिनेंट के हिसाब से भी पेडिग्री को स्टैंड दिखा देंगे कि हाँ उसको पूरे कर रही है शर्त को। लेकिन ज़्यादा जो कन्विंसेबल है, पोजीशन कन्विंसिंग है, वो हमारी एक्स लिंक ट्रेट अगर हम मान के इसको एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा कन्विंसिंग है, क्योंकि फादर से एक्स हमेशा डॉटर में जाएगा। तो दोनों ही जनरेशन, 3 जनरेशन, जिनमें 2 जनरेशन में फादर से आगे इनहेरिटेंस दिखाई है और हर बार फादर से डॉटर्स में गया है। तो ये संयोग बार बार नहीं होता, फादर से जब डॉटर में बीमारी जाती है तो वो एक्स लिंक्ड होती है। हाँ, मदर से देखिए डॉटर में भी गई और सन में भी गई। तो यही तो हम लोगों ने एक्स क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था कि एक्स क्रोमोसोम फादर किसको दे सकता है, केवल डॉटर को।
फादर से केवल डॉटर में और मदर से डॉटर और सन दोनों में। तो मैंने आपको बोला ये डोमिनेंट ट्रेट, ये बात आप देखते ही समझे, क्योंकि हर जनरेशन में बीमारी दिखाई दे रही है तो डोमिनेंट ट्रेट है। अब ये एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोम, हालांकि मैंने आपसे बोला कि ऑटोसोम के केस में भी ये पेडिग्री खड़ी रहेगी, इसमें फ्लैट फॉल नहीं होगी, उसको पूरी कर देगी शर्त को। लेकिन थोड़ा सा मतलब वो चीज़ मज़ेदार लगती नहीं कि भाई ये कैसे हो गया हर बार हर जनरेशन में कि ऑटोजोम का इनहेरिटेंस हो रहा, ऑटोजोम सन में ना जाके हर बार डॉटर में जा रहा फादर से। उस चीज़ को आप मतलब कन्विंसिंग नहीं लगता। कन्विंसिंग क्या लगता है कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, तो आपको एक्स लिंक डोमिनेंट चूज़ कर लीजिए, आगे बढ़िए। इसको समझते हैं द ट्रेड ट्रेस